Water drops are falling from water tap in regular time interval. When first drop reaches on ground, fifth drop is about to leave. Fifth drop is about to leave. If height of water tap is 16 meter, then find out the height of second, third and fourth drop. तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे एक वाटर टैप है और यहाँ से ड्रॉप्स फॉल हो रही है और इन ड्रॉप्स को हम लोग इस तरीके से यहाँ पे शो कर देते हैं। ये देखिए, तो डेफिनेटली ये जो ड्रॉप होगी ये फर्स्ट ड्रॉप होगी क्योंकि फर्स्ट ड्रॉप सबसे पहले नीचे पहुंचेगी। दिस इज सेकंड ड्रॉप, ये थर्ड ड्रॉप हो गया, ये फोर्थ ड्रॉप है और ये हमारी फिफ्थ ड्रॉप है। तो हमसे यही बोला गया है व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप रीचेज ऑन ग्राउंड द फिफ्थ ड्रॉप इज अबाउट टू लीव। और सभी ड्रॉप्स के बीच में रेगुलर टाइम इंटरवल है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ईच सक्सेसिव ड्रॉप इज हैविंग द टाइम इंटरवल टी इन बिटवीन। तो सभी के बीच में हमने टाइम इंटरवल को टी मान लिया है। साथ में ही हमें यहाँ पर हाइट ऑफ वाटर टैप हैज बीन गिवन इज 16 मीटर। तो देखिए हम लोग यहाँ पे इसको 16 मीटर लिख देते हैं। अब सबसे पहले हम फर्स्ट ड्रॉप के लिए कुछ पैरामीटर्स लेते हैं और कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट ड्रॉप को वाटर टैप से ग्राउंड तक पहुंचने में 4t टाइम लगा और इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 16 मीटर। तो देखिए हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए की जगह पे हम यहाँ पे g यूज कर रहे हैं और हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को कंसीडर कर लिया एज पॉजिटिव फॉर दिस इक्वेशन, राइट। यू टी का वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है ड्रॉप्स का 0। तो हम इसी फॉर्मूले को सबसे पहले फर्स्ट ड्रॉप के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट ड्रॉप के लिए तो फर्स्ट ड्रॉप का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो 16 मीटर था, g/2 अगर हम लोग इसको लिखते हैं तो 5t² हो जाएगा। यहां पर इनफैक्ट जब हम t यूज कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट ड्रॉप के लिए हमारे लिए जो टाइम इंटरवल होगा t प्लस टी प्लस टी प्लस टी। तो हम यहाँ पे जब t रखेंगे, ये देखिए g/2 का वैल्यू तो हमने 5 रख दिया 10/2 और t की जगह पे हम लोग रखेंगे फर्स्ट ड्रॉप के लिए तो दैट इज 4t का होल स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट ड्रॉप को कितना टाइम लगा 4t। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 16 इंटू 5 ये हो जाएगा 80t²। और अगर हम यहाँ से t का वैल्यू निकालते हैं, t² का वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारे पास में आ जाता है 1/5। अभी हम लोगों ने t² का वैल्यू रखकर यहाँ पे छोड़ दिया। अब बढ़ते हैं हम सेकंड ड्रॉप के लिए और सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखिए सेकंड ड्रॉप को कितना टाइम लगा 3t, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकंड ड्रॉप के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तो हो जाएगा हाफ g और यहाँ पे हमें लिखना चाहिए 3t का होल स्क्वायर, ऐसा हमने लिखा। g/2 दैट इज इक्वल टू 5, ओके, और यहाँ पे हो जाएगा 9t² और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए t² का वैल्यू 1/5 हो गया और कैंसिल आउट हो जाएगा तो s2 इज इक्वल टू आ जाएगा 9 मीटर। ध्यान से देखिए, अगर आप s2 के बारे में समझते हैं तो दिस इज s2, ठीक है, s2 ये हो जाएगा। s2 कितना हो गया 9 मीटर। तो अगर मैं सेकंड ड्रॉप की ग्राउंड से हाइट देखता हूं तो ग्राउंड से हाइट अगर मैं लिखता हूं तो 16 माइनस s2 हो जाएगा इन मैग्नीट्यूड, तो ये कितना आने वाला है 7 मीटर, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे देखिए ये हाइट हो जाएगा हमारा h2 सेकेंड ड्रॉप का और हमने हाइट निकाल लिया। दैट इज अवर क्वेश्चन। सिमिलरली अगर मैं थर्ड ड्रॉप के लिए जाता हूं तो यहाँ पे होगा s3 दैट इज हाफ g और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2t का होल स्क्वायर, क्योंकि जब आप थर्ड ड्रॉप की बात करेंगे तो टोटल टाइम जो है वो 2t हो जाएगा, राइट। इसको सॉल्व करते हैं। g/2 दैट इज 5 और यहाँ पे कितना आने वाला 4t²। t² का वैल्यू कितना है 1/5, वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं तो s3 बिकम्स, यहाँ पे s3 का वैल्यू आ जाएगा 4 मीटर और अगर आप हाइट निकालते हैं तो 16 माइनस 4 दैट इज 12 मीटर आ जाएगा। वैसे ही अगर हम फोर्थ ड्रॉप के लिए बात करेंगे तो s4 दैट इज इक्वल टू हाफ g और फोर्थ ड्रॉप के लिए टाइम इंटरवल कितना हो गया t, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ gt²। जरा इसको सॉल्व कीजिएगा, g/2 दैट मीन्स 5 और ये जो t² है इसका मतलब हो गया 1/5, सो दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। तो s4 का मतलब ये हो जाएगा, दिस इज s4। तो अगर आप हाइट निकालते हैं जमीन से ग्राउंड से तो हाइट
H4 हमारे पास में आ जाएगी 16 - 1 दैट इज 15 मीटर। सो हमसे सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ड्रॉप का ग्राउंड से हाइट पूछा है, तो H2 है 7 मीटर, H3 है 12 मीटर और H4 जो है वो कितना आ गया हमारे पास में 15 मीटर आ गया है। A body drop from some height reaches on ground in time t. Find out the time taken by it to cover the first 1/4 distance. A body is dropped. बॉडी को हमने ड्रॉप किया है फ्रॉम सम हाइट, सो इनिशियल वेलोसिटी इज 0 और यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला यूज करते हैं तो ut हाफ gt² हम लोग लिखेंगे, ut 0 हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया। देखिए बॉडी इस तरीके से नीचे की ओर आ रहा है। अब इसने कहा है कि सम हाइट इज कवर्ड इन टाइम t, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय इट टू कवर फर्स्ट 1/4 डिस्टेंस। तो अब हमें 1/4 डिस्टेंस कितना हो जाएगा, s/4 को कवर करने में कितना टाइम लगा है वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये हमारी पहली इक्वेशन थी और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। हम क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो देखिए यहाँ पे s/s/4 इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा t/t' होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो t/t' दैट इज इक्वल टू 4 अंडर रूट, राइट। ये देखिए 4 ऊपर चला जाएगा एंड दैट इज 2। इसका मतलब अगर हम यहाँ से t' को निकालते हैं तो t' का वैल्यू हमारे पास में कितना आ जाता है t/2, दैट इज अवर आंसर। t' इज इक्वल टू t/2। बॉल A इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h। एक बॉल को हमने h हाइट के टावर से गिराया। Another ball B is dropped after 1 second of ball A from a balcony which is 20 meter below from top of the tower। यहां पर देखिए ये टावर का हाइट है और यहां से हमने बॉल A को गिराया है t = 0 इस तरीके से, ठीक है। और इसका हाइट हम h कंसीडर कर लेते हैं और जो बालकनी है बालकनी से 20 मीटर बिलो दे रखा है, तो यहां से हम बॉल बी को गिराते हैं। बॉल बी को हमने आफ्टर 1 सेकेंड यहां से गिराया, ठीक है। बोथ आर, आगे बढ़ते हैं, ये बोथ द बॉल्स रीच ऑन ग्राउंड साइमल्टेनियसली। इसका मतलब ये देखिए ये बॉल बी यहां से गिर रहा होगा इस तरीके से और ये बॉल है इस तरीके से यहाँ पे गिरा। बोथ आर रीचिंग एट द सेम टाइम, लेट अस से द टाइम इज t। तो ध्यान से देखिए बॉल ए को जो टाइम ड्यूरिंग द जर्नी है वो कितना मिला t और बॉल बी को कितना टाइम मिला t-1, ठीक है। और हमें ये भी दे रखा है कि टावर टॉप एंड बालकनी के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 20 मीटर। हम यहाँ पे इक्वेशन यूज करना चाहेंगे, s इज इक्वल टू ut, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ at², a की जगह पे क्या आ जाएगा g। हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हम ये बात जानते हैं कि डायरेक्शन का कन्वेंशन हमारी चॉइस पर है और हम लोगों ने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है, एक्सेलरेशन की जगह पे g यूज किया है क्योंकि ये फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी का केस हो गया। दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि हमने ये कैसे चूज किया कि यही फॉर्मूला यूज करना है। आप जरा समझिए, हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में कैलकुलेशन करनी है और डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो कैलकुलेशन है उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, s इज इक्वल टू ut + हाफ at², इसलिए हम लोगों ने इसको यूज किया है। तो सबसे पहले हम बॉल ए के लिए बात करेंगे। तो बॉल ए का डिस्प्लेसमेंट जमीन पर पहुंचने में हो गया h और उसको जो टाइम लगा है दैट इज t, इसलिए हम लोग h इज इक्वल टू हाफ gt² लिखेंगे। और जब b की बात करेंगे तो b के लिए जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी h-20 और डेफिनेटली उसका जो टाइम होगा वो t-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, t-1 दैट इज द टाइम इंटरवल। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 सेकेंड से t तक का टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा t-1। अब हमें यहां पर क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट। अब यहां पे आप देखिए वी हैव द 2 इक्वेशंस एंड वी हैव द 2 अननोन क्वांटिटी दैट इज h एंड t। क्या करें, हम पहले या तो t की वैल्यू निकाल लें या t को एलिमिनेट करके h की वैल्यू निकाल लें, जैसा भी हमें सुविधाजनक लगे। यहां से मैं काम करता हूं, h की वैल्यू को यहां पे रख देता हूं
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से हमने h की वैल्यू यहाँ पे रखा और सॉल्व करने की कोशिश की। हाफ जी टी स्क्वायर माइनस 20, और यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हाफ जी, इसको भी ओपन कर देते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। जी का वैल्यू 10, तो 10/2 कितना हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 20, और यहाँ पे देखिए 5t स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 5 और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 का माइनस 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10t। 5t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखिए तो 10t का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो दैट इज इक्वल टू 25, और t का वैल्यू कितना आ रहा है 2.5 सेकेंड। तो टाइम ये जो t आया है इस t की वैल्यू हमारे पास में कितना 2.5 सेकेंड, पर हमें यहाँ पे हाइट चाहिए था, और हाइट के लिए हमारे पास में रिलेशन है हाफ जी टी स्क्वायर g/2, दैट इज g/2 t स्क्वायर g/2 मीन्स 5, t का वैल्यू कितना है 2.5 होल स्क्वायर। जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 6.25 को सॉल्व करेंगे तो 2.5 का होल स्क्वायर अगर सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 6.25, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 31.25 मीटर। तो दैट इज अवर आंसर। ये देखिए आप यहां से भी नोट कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन का आंसर है। ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम हाइट एज covers 64% of distance in last second. Find out the total time of fall and height of the from which it is dropped. क्वेश्चन का डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। t इक्वल्स टू 0 पर बॉडी को यहां से गिराया गया है, और ये जो हाइट है ये कितना है h, और हमसे बोला गया है इन द लास्ट सेकेंड इट कवर 64% ऑफ डिस्टेंस। तो मान लीजिए इन द लास्ट सेकेंड दैट इज n-1 to n, हमने जो टाइम है उसको n कंसिडर कर लिया। तो लास्ट सेकेंड में ये जो डिस्टेंस चलता है उसको हम लोग कहेंगे 0.64h, क्योंकि 64% का मतलब क्या हो गया 0.64 टाइम्स। टोटल हाइट कितना था h, तो लास्ट सेकेंड में हम लोगों ने क्या देखा कि बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 0.64h। तो डेफिनेटली फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू n-1 बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो हो जाएगा 0.36h। देखिए इन दोनों को सम करेंगे तो h आ जाता है। इस तरीके से हमने वो डिस्टेंस भी निकाल लिया। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 0 है, और हम इस बार क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो t इक्वल्स टू 0 से एक बार t इक्वल्स टू n तक सॉल्व करेंगे। तो अगर t इक्वल्स टू 0 से n तक इक्वेशन लिखते हैं s इज इक्वल टू ut, 0 हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो h इज इक्वल टू हाफ g, और t की जगह पे क्या आ जाएगा n स्क्वायर। पर एक बार मैं इसी इक्वेशन को t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू n-1 तक रखना चाहता हूं। अगर मैं t इक्वल्स टू 0 से n-1 तक वैल्यू रखता हूं तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज 0.36h, और इसकी वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो हाफ g n-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए ये हमारी पहली इक्वेशन और ये हमारी दूसरी इक्वेशन। हमें यहाँ पे टाइम निकालना है और हाइट निकालना है। तो यहाँ पे जो टाइम है वो बेसिकली क्या है n, t इक्वल्स टू n, वो हमें कैलकुलेट करना है। अब जरा समझिए, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ, इक्वेशन 2 को अगर मैं इक्वेशन 1 से डिवाइड करता हूँ तो s से h कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 0.36h। देखिए 0.36h अपॉन h, ये लेफ्ट हैंड साइड में कैंसिल हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में देखेंगे तो g/2 से g/2 कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन 2 को न्यूमरेटर में रख रहे हैं इसलिए n-1, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा n, और देखिए ये यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने ऐसा रख दिया। आगे बढ़ते हैं, और अगर हम n-1 अपॉन n को सॉल्व करते हैं तो 0.36 का अंडर रूट होगा एंड दैट इज 0.6। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि हम यहाँ पे 0.6 सिर्फ पॉजिटिव ले रहे हैं। यहाँ पे एक और आंसर आ सकता था माइनस, बट वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे टाइम का रेशियो निकाल रहे हैं एंड टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 0.6। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। n-1 कैन बी इक्वल्स टू 0.6n और n 0.6n दैट इज 0.4n इक्वल्स टू 1, और n की वैल्यू निकालेंगे तो 10/4
दैट इज 2.5 सेकेंड। तो देखिए टाइम कितना आ गया 2.5 सेकेंड। आंसर फर्स्ट। अगर हमें हाइट निकालनी हो तो हम इस इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा हाफ जी एन स्क्वायर। जी बाई 2 का वैल्यू हो गया 5 और एन स्क्वायर दैट मीन्स 2.5 होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए 5 इंटू 6.25 दैट इज व्हाट 5 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर आने वाला है 31.25 मीटर। तो ये हमारी हाइट आ गई। दैट इज अवर सॉल्यूशन जो भी हमने किया है। A body is dropped from some height, distance covered by it is first 3 seconds is equal to distance covered in the last second. Then find out the time of fall and initial height. Okay? देखिए ड्रॉप करने की बोला है इसलिए हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को 0 कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन को समझिए, बॉडी को हम किसी सर्टेन हाइट से गिरा रहे हैं। लेट अस से द हाइट इज h, ओके, इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल फर्स्ट 3 सेकेंड। तो देखिए ये t इक्वल्स टू 0 है और ये t इक्वल्स टू 3 सेकेंड हो गया। हमसे कहा गया है कि इनिशियल 3 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको हम लोग s3 लिख देते हैं। दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट सेकेंड। तो लास्ट सेकेंड आपको ये बात समझ में आती है। अगर हम टोटल टाइम ऑफ जर्नी को n सेकेंड मान लें तो ये हमारा लास्ट सेकेंड हो जाता है और लास्ट सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट को हम लोग यहां पे लिख सकते हैं s nth, राइट? ओके, अब हमें इन दोनों को इक्वेट करना है, टाइम ऑफ फॉल और इनिशियल हाइट हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। s3 इज इक्वल टू s nth, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, यहां पर हमारी कन्वेंशन है। S3 को अगर आप लिखेंगे ध्यान से देखिए तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा। UT 0, हाफ A की जगह पे लिखेंगे G और T स्क्वायर मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर। S nth U की जगह पे क्या आ जाएगा 0। ध्यान दीजिए यहां पर A बाई 2 की जगह पे क्या आ जाएगा G बाई 2 और यहां पे हो जाता है 2n-1। S nth का फॉर्मूला हमें पता है U प्लस A बाई 2 2n-1, वो फॉर्मूला हमने यहां पर रख दिया। आगे सॉल्व करते हैं। G बाई 2 से G बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ बचेगा 9 दैट इज इक्वल टू 2n-1 और 2n का वैल्यू हो जाता है 10, सो n इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो देखिए पहला टाइम ऑफ फॉल हमसे अगर पूछा जाएगा तो हम कहेंगे 5 सेकेंड और हमसे कहा जाए इनिशियल हाइट, तो इनिशियल हाइट ध्यान दीजिए h हमें निकालना है और h को अगर हम निकालेंगे तो हाफ GT स्क्वायर लिखेंगे। टोटल टाइम ऑफ जर्नी दैट इज 5 सेकेंड। तो यहाँ पे G की जगह पे क्या आ जाएगा 10, तो G बाई 2 कितना हो जाएगा 5 एंड देखिए यहाँ पे T की जगह पे 5 रखेंगे, 5 स्क्वायर 25 इंटू 5 125 मीटर, राइट? A balloon rising vertically upward with constant acceleration of 1.25 meter per second square. After 8 seconds, a stone is dropped from it. ठीक है, इस बात को समझिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि एक बलून है t इक्वल्स टू 0 पर ग्राउंड पे और वो बैलून अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसका जो एक्सेलरेशन हमें दे रखा है दैट इज 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। ठीक है, आफ्टर 8 सेकेंड पर बैलून जो है एक स्टोन को ड्रॉप करता है। तो यहां से एक स्टोन को हमने ड्रॉप कर दिया, ठीक है, आफ्टर 8 सेकेंड। अब यहां से हमें कुछ इंफॉर्मेशन हमें बतानी होगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन व्हेन इट रीचेस टू ग्राउंड। पहला इंफॉर्मेशन ये हो गया। तो यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन स्टोन के बारे में जब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें बैलून की हाइट निकालनी होगी। उस हाइट को हम मान लीजिए h बोल देते हैं, ठीक है। तो बैलून की हाइट निकालते हैं। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी हम लोग क्या मानेंगे 0, क्योंकि वहां से बैलून ने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया था। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि बैलून इज राइजिंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए यहां पर g का इंपैक्ट नहीं लिया जाएगा।
ठीक है, जी का कोई प्रभाव हम लोग नहीं लेने वाले। तो चलिए बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर एच निकालने जाते हैं और हम अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारा कन्वेंशन है यहाँ पर, तो एच यू टी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हाफ ए का वैल्यू कितना दे रखा हमें 1.25 और टी कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर दैट इज 64। आगे सॉल्व करते हैं, 32 64 बाई 2 32 इंटू 1.25। तो देखिए 32 इंटू 1 कितना होता है 32 और 32 इंटू 0.25 सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा। 0.25 मीन्स 1/4। ठीक है, तो 32 प्लस 8, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 40 मीटर। खैर हमने इसका हाइट निकाल लिया। हमें एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए होगा, हमने बैलून की वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। 8 सेकेंड पर इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, u प्लस ए टी, ए का वैल्यू कितना 1.25 और t हमें कितना दे रखा 8। सॉल्व कीजिएगा 8 इंटू 1 8.25 2, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में कितना आंसर आने वाला है, सो v विल बी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए हमारी बैलून की इंफॉर्मेशन आ गई। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर ये जो तीनों इंफॉर्मेशन हमें कैलकुलेट करनी है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन व्हेन इट रीचेज ऑन ग्राउंड, टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच ऑन ग्राउंड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टोन, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें आफ्टर रिलीजिंग इट के बाद में सॉल्व करनी है, रिलीज करने के बाद में स्टोन को। अब हम स्टोन पर चलते हैं। तो इंटरेस्टिंग बात है, जब स्टोन को हम बैलून से रिलीज करेंगे या बैलून से जब स्टोन रिलीज होगा तो क्या वो डायरेक्टली नीचे की ओर जाने लग जाएगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जब कोई बॉडी किसी सिस्टम से डिटैच होता है, अलग होता है, तो उस बॉडी का वही वेलोसिटी होगा जो कि सिस्टम का है उस पर्टिकुलर मोमेंट पर। इसका मतलब स्टोन का भी वेलोसिटी इस पर्टिकुलर मोमेंट पर v ही होगा और अपवर्ड होगा। बट स्टोन चूंकि अब बैलून का पार्ट नहीं रहा और स्टोन जो है इन द एयर, सो यहां पर इसका जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट विल वर्क इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि अगर किसी भी मूविंग सिस्टम में से हम किसी बॉडी को बाहर निकालते हैं या ड्रॉप करते हैं तो उसका वेलोसिटी वहां पे 0 नहीं लेना है। क्या वेलोसिटी लिया जाएगा जो सिस्टम का था। तो अब जरा समझिए ये स्टोन का मूवमेंट कैसा होगा। ये स्टोन अभी फिलहाल पहले ऊपर की ओर जा रहा होगा और फिर ये वापस नीचे की ओर गिरेगा इस तरीके से। तो देखिए ये हाइट, यहां तक की हाइट तो हमें ऑलरेडी पता है h। अगर हम स्टोन को रिलीज करने से लेके हाईएस्ट हाइट जहां तक ये जाता है वो और निकाल लें तो हमारी काफी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी और साथ में ही हम लोग इस पॉइंट जहां से हमने ड्रॉप किया और यहां तक पहुंचने का टाइम और कैलकुलेट कर लेते हैं। और मान लीजिए इस टाइम को हमने क्या नाम दे दिया t1। सो व्हाट इज t1 फ्रॉम हियर टू हियर, उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम अब बात कर रहे हैं स्टोन की। अब बैलून के बारे में चर्चा खत्म हो गई, अब हम किसकी बात करें स्टोन की। तो स्टोन की भी वेलोसिटी क्या है v। अब ध्यान से देखिए ये वाला जो टाइम होगा जिसको हमने t1 कहा है, अगर आप उस t1 को निकालने जाओगे टिल द हाईएस्ट पोजीशन तो उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे v/g। हम ऑलरेडी इस बात को जानते हैं कि वर्टिकल अपवर्ड मोशन में अगर इनिशियल वेलोसिटी u हो और वहां से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग कहते हैं v/g। तो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा v/g। v का वैल्यू कितना है 10 और g का भी वैल्यू कितना है 10, मतलब कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे 1 सेकेंड टिल द हाईएस्ट पॉइंट। और अगर हम h भी निकालें तो h निकालने के लिए भी हमारे पास में फॉर्मूला है v²/2g। ये दोनों फॉर्मूले कहां से लाए हम लोग, वर्टिकल अपवर्ड मोशन में टाइम कैलकुलेट करने का, टाइम ऑफ एसेंट एंड मैक्सिमम हाइट तक जाने का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा। h को भी अगर आप लिखेंगे तो v²/2g, v² का मतलब हो गया 100, 2g को सॉल्व करेंगे तो 2 × 10, जरा इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 5 मीटर। तो हमने ये कैलकुलेशन कर लिया। चलिए अब इन कैलकुलेशन के बिहाफ पर हम इन क्वेश्चंस का जवाब देते हैं।
सबसे पहले हमसे पूछा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन व्हेन इट रीचेज ऑन ग्राउंड आफ्टर रिलीजिंग इट। तो देखिए रिलीज यहां पे किया है, इस पोजीशन को चलिए हमने नाम दिया ए, हाईएस्ट पोजीशन को नाम दिया बी, और जब ये ग्राउंड पर पहुंचा उस पोजीशन को नाम दिया सी। तो स्टोन की जर्नी देखिए ए टू बी, बी टू सी, ये स्टोन की जर्नी हुई। इनिशियल पोजीशन क्या है ए, फाइनल पोजीशन क्या है सी। तो अगर हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो देखिए फाइनल पोजीशन क्या है सी, इनिशियल पोजीशन क्या है ए। जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं हमें पाथ की डिटेल नहीं देनी होती है। तो ए और सी में अगर आप डायरेक्टली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखोगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो वही आएगी जो हाइट ऑफ बैलून थी इनिशियली। सो हमारा जवाब जो है वही हो जाएगा जो h था, और h की वैल्यू कितना था 40 मीटर। तो हम यहाँ पर पहले का आंसर देंगे फर्स्ट पार्ट का 40 मीटर। और ध्यान दीजिए हम एक तरह से यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। अगर हम अकॉर्डिंग टू अवर कन्वेंशन बोलेंगे, हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो डिस्प्लेसमेंट ए टू सी हो जाएगा। इसका मतलब हमारा अगर विथ कन्वेंशन देखेंगे तो कितना आएगा -40 मीटर। पर बेसिकली अगर हम ऑप्शंस में जाएंगे, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो वहां पर हो सकता है हमने साइन कन्वेंशन ऊपर की ओर माना है, ठीक है, कोई दूसरा स्टूडेंट साइन कन्वेंशन को नीचे की ओर मान ले। तो ऐसी जगह पर कंफ्यूजन से बचने के लिए अक्सर ऑप्शंस में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही दिया जाता है, इसलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना बता रहे हैं 40 मीटर। एक बार और समझ लीजिए, स्टोन की इनिशियल पोजीशन क्या है ए, फिर कहां गया वो बी पर, फिर कहां आया वो सी पर, ये उसकी टोटल जर्नी होगी। पर जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होगा, ये तो वही है जो बैलून का इनिशियल हाइट था। तो हमारा जवाब आ गया 40 मीटर। अब बात करते हैं टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच ऑन ग्राउंड। टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच ऑन ग्राउंड हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, स्टोन का टाइम ऑफ एसेंट हमने निकाल लिया, दैट इज t1। हम B टू C टाइम ऑफ डिसेंट और निकाल लेते हैं, इसको हमने नाम दे दिया t2 टाइम। और इसको और अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो t1 प्लस t2 इज द टोटल टाइम, राइट। तो t1 हमारे पास में कितना था 1 सेकेंड, और t2 और कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखिए, अब B पर स्टोन का अगर वेलोसिटी देखोगे यहां पर तो कितना आ रहा है 0, और टाइम ऑफ डिसेंट निकालना है। तो यहां से B से लेकर C तक का टोटल हाइट अगर हम लोग देखें तो ध्यान से देखिए ये कितना हो गया 5 मीटर, राइट, और ये हाइट कितना था 40 मीटर। मतलब B से C तक स्टोन को आने में 45 मीटर लगेगा। B टू C द डिस्टेंस इज 45 मीटर। और अगर आप T2 को निकालते हैं तो T2 का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, टोटल डिस्टेंस B टू C, व्हाट इज दैट 45 मीटर। तो रूट ऑफ √2h बाई जी, √2h/g, ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है। ड्यूरिंग द वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन, अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए और अगर आपको हाइट दे रखा हो तो फॉर्मूला होता है √2h/g। तो √2h कितना है 45 अपॉन g, और देखिए उसको अगर आप रखेंगे तो हमारे पास में जवाब कितना आ जाता है 45 90, ओके 90/10। तो ये हमारे पास में आंसर कितना आने वाला है 3 सेकेंड। कितना आंसर आ गया 3 सेकेंड हमारे पास में आ गया, राइट। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिए यहाँ t1 कितना हो गया 1 सेकेंड और ये कितना हो गया 3 सेकेंड। तो हमारे पास में इसका जो आंसर होगा दैट इज 4 सेकेंड आ जाएगा, राइट, t1 प्लस t2। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टोन, तो देखिए ये भी बहुत आसान हो गया 5 मीटर, फिर यहां तक देखिए ये 5 मीटर हो गया, टोटल कितना हो गया 45 मीटर। हम जानते हैं डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ। तो 5 मीटर फ्रॉम A टू B और B टू C कितना हो गया था 45 मीटर। कैसे हुआ, ये 5 मीटर और ये 40 मीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 मीटर प्लस 45 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस अगर आप लिखते हैं तो हमारे पास में आंसर आ जाता है 50 मीटर। सो द सेकेंड आंसर इज 4 सेकेंड, थर्ड आंसर इज 50 मीटर। और जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना कैलकुलेट किया हमने 40 मीटर, राइट। ये मैग्नीट्यूड उसका हो गया 40 मीटर।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डेफिनेटली कैलकुलेशन भी लेंदी है, पर यहाँ पर हमें काफ़ी सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट समझने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एक साथ में दो बॉडी के मोशन को स्टडी कर रहे हैं। पहला बैलून और फिर बैलून से रिलीज होने के बाद में स्टोन को हमने क्या किया, स्टडी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टावर विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। देखिए, हमने एक बॉडी को एक टावर से रिलीज किया विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ इट टेक्स 8 सेकेंड टू रीच टू द ग्राउंड, और ये जो है 8 सेकेंड में ग्राउंड पर पहुंचता है। तो ध्यान से देखिए ग्राउंड पर कैसे पहुंचेगा। अगर आप इसको अपवर्ड रिलीज करेंगे तो जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तो कुछ इस तरीके से पहुंचेगा, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे पहुंचने में कितना टाइम लगा इसको, t इक्वल्स टू 8 सेकेंड लगा। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमने दे रखा है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, देखिए दोनों बात यहाँ पर सेम होगा, या तो आप इस टावर का हाइट निकाल लीजिए या डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि अभी हमने देखा था। लेटर से दिस पोजीशन इज O, दिस इज A एंड दिस इज B। तो देखिए अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है, OB, और हाइट ऑफ द टावर भी क्या आने वाली है, सेम आने वाली है, H। तो हमें इसको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर देखिए हम फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हम ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, टाइम ऑफ जर्नी भी पता है, और हमें एक्सेलरेशन भी पता है, और हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं और O टू A टू B अगर आप इसको स्टडी करना चाहें इस इक्वेशन के थ्रू बॉडी के मोशन को, तो डिस्प्लेसमेंट को आप लिखेंगे प्लस H, क्योंकि O टू A टू B हमें यहां पर इस पाथ की लेंथ नहीं चाहिए। जब आप इस फॉर्मूले में बात करते हैं तो इस फॉर्मूले में हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, U। अब यहां पे गौर से देखिए, जब आप U लिखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कहाँ है, वर्टिकली अपवर्ड क्वेश्चन में दे रखी है, और हमने कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, डाउनवर्ड, इसलिए U की जगह पे क्या लिखेंगे, -30, इंपॉर्टेंट, ठीक है। T की जगह पे 8 सेकेंड लिखेंगे यहाँ पर, और हाफ A, ठीक है। एक्सेलरेशन भी कहाँ होगा, तो एक्सेलरेशन भी होगा डाउनवर्ड, और उसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ध्यान दीजिए डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, इसलिए एक्सेलरेशन को भी हम यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे, t स्क्वायर दैट इज 8 स्क्वायर। अब चलिए इसको हमें कैलकुलेशन को आगे करना चाहिए। ये हो जाएगा -240, और इसको सॉल्व करते हैं। 64/2 दैट इज 320, 32 एंड 10 320, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हाइट आ जाती है 80 मीटर, ओके। तो ये हाइट आ गई। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ये तो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, और इनफैक्ट ये हाइट हमारे पास में आ गई, ओके। अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस जब चाहिए, तो डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए यहाँ पे डिस्टेंस जब लिखेंगे तो O टू A डिस्टेंस लिखेंगे, फिर क्या करेंगे A टू O भी लिखना होगा, O टू A टू O वापस यहाँ तक आएगा, और फिर वापस बॉडी कहाँ तक जा रहा है, O टू B। तो ध्यान दीजिए हमें O टू B का डिस्टेंस तो पता हो गया, O टू B का, तो अगर मैं O टू A का डिस्टेंस और निकाल लूँ तो वही A टू O का भी हो जाएगा। तो अब मुझे O टू A का डिस्टेंस चाहिए, O टू A का डिस्टेंस चाहिए, और हमारे पास में यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, तो O टू A का डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं तो उसको मैं स्मॉल h नाम दे देता हूँ, और उसका वैल्यू हो जाता है यहाँ पे U स्क्वायर बाई 2G। ये फॉर्मूले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज फ्रॉम O टू A अगर आप लिखते हैं तो ये वर्टिकल अपवर्ड मोशन हो गया, ओके। और इस पोजीशन से हाईएस्ट पॉइंट तक इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, U, तो ये जो h आपको मिलेगा O टू A, इसका वैल्यू हो जाता है U स्क्वायर बाई 2G, ठीक है। ये रिजल्ट्स हमें डायरेक्टली यूज करना चाहिए। चलिए U का वैल्यू कितना हो गया, 30 का स्क्वायर, तो बोलो कितना हो जाएगा 900, 2G 2 × 10, तो हम H को निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास में 45 मीटर,
और देखिए O2A 45, A2 अगेन 45 द सेम, और O2B कितना हो गया 80 मीटर। तो चलिए टोटल डिस्टेंस हम लोग लिख देते हैं। O2A दैट इज 45, A2O अगेन 45 एंड O2B दैट इज 80 मीटर, 80 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे 45 45 90 प्लस 80, सो दैट इज इक्वल्स टू 170 मीटर। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस भी करते हुए आए कि जब आपको डिस्टेंस निकालना हो तो आप सिर्फ ये फॉर्मूला एक बार यूज कर लें तो उससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के फॉर्मूले में S डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, ठीक है। और वो डिस्टेंस के इक्वल सिर्फ तभी आएगा जब बॉडी का मूवमेंट एक सिंगल डायरेक्शन में हो, पर जैसे ही डायरेक्शन बदलेगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, राइट। देखिए यहाँ पे बॉडी ने अपनी डायरेक्शन बदल लिया है, इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू अलग आएगी और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू भी क्या आने वाला है, अलग आने वाला है। A body is projected vertically upward from ground. It covers equal distance in 4th and 5th second. Find the velocity of projection. देखिए क्या क्वेश्चन है हमारे पास में कि एक बॉडी को हमने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया और बॉडी जो है इस तरीके से हाईएस्ट पॉइंट तक जाके वापस रिटर्न होती है। और ध्यान दीजिए उसने क्या कहा कि 4th और 5th सेकेंड में बॉडी इक्वल डिस्टेंस चल रहा है। ये बात हमें एक इंफॉर्मेशन दे रही है, और वो इंफॉर्मेशन ये है कि हाईएस्ट पॉइंट पर जब बॉडी पहुंचा होगा दैट इज t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम लोग, इस बात को समझिए। 4th सेकेंड में और 5th सेकेंड में बॉडी ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसका मतलब 4th सेकेंड में बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी और 5th सेकेंड में बॉडी वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही होगी, तभी इक्वल डिस्टेंसेस पॉसिबल हैं। ओके ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बॉडी कॉन्टिन्यूअसली ऊपर जा रही हो और इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करे इक्वल टाइम में, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब बॉडी ऊपर जा रही होगी तो रिटार्ड हो रही होगी, तो हम जानते हैं वहां पे डिस्टेंसेस कभी भी इक्वल नहीं होगी। तो इक्वल डिस्टेंसेस कब पॉसिबल है, अपवर्ड जर्नी एंड डाउनवर्ड जर्नी में। इसका मतलब यहां पर समझिए ये टाइम होगा t इक्वल्स टू 3 और ये टाइम होगा t इक्वल्स टू 5। ये देखिए ये कौन सा सेकंड हो गया, 4th सेकंड जर्नी, और ये कौन सा सेकंड हो जाएगा, 5th सेकंड जर्नी, राइट। तो 4th सेकंड में बॉडी ऊपर जा रही होगी और 5th सेकंड में बॉडी कहाँ आ रही होगी, नीचे की ओर आ रही होगी, और दोनों में उस पर्टिकुलर टाइम में बॉडी क्या करेगी, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ऐसा हमने ऑलरेडी स्टेटमेंट पढ़ा हुआ भी है और ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान भी रखना चाहिए। सो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो हम जानते हैं कि बॉडी का अप डायरेक्शन में जाने का जो टाइम है वो कितना लगा है, 4 सेकेंड, और उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, t इक्वल्स टू u बाई जी। देखिए रिजल्ट हम वापस यूज कर रहे हैं, तो u का वैल्यू जब हम लिखते हैं तो g इंटू टी हो जाएगा, और u को आप लिखेंगे तो g इंटू टी, व्हाट इज t, 4, सो दैट इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा, दैट इज अवर क्वेश्चन। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी है वो कितना है, 40। और गौर कीजिए 4 सेकेंड के बाद में अगर आप देखें, इसको क्रॉस चेक भी करें, v इक्वल्स टू u प्लस 80, u कितना है 40, a की वैल्यू हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो a का वैल्यू क्या रखोगे, -10, और t की वैल्यू देखिए 4 सेकेंड, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, 0, राइट। तो वही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, और इस स्टेटमेंट को हम लोग याद भी रखेंगे कि अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होता है तो पहला वाला जो टाइम है वो अपवर्ड में होना चाहिए और दूसरा वाला टाइम कहाँ होना चाहिए, डाउनवर्ड में होना चाहिए। इफ ए पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच ग्राउंड। नाउ इफ पार्टिकल इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 सेकेंड ऑफ रिलीज देन अगेन रिलीज्ड, फाइंड आउट द टोटल टाइम टू रीच द ग्राउंड। देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या है, एक पार्टिकल को हमने किसी हाइट से, सर्टेन हाइट से रिलीज किया h, ओके, और इनिशियल वेलोसिटी रिलीज किया है मतलब 0 है, t इक्वल्स टू 0 पर, और पार्टिकल को ग्राउंड पर पहुंचने में 5 सेकेंड लगता है।
नेक्स्ट केस में क्या हुआ है उसको भी समझते हैं। पार्टिकल को हमने t इक्वल्स टू 0 पर रिलीज किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बट आफ्टर 3 सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी, आफ्टर 3 सेकेंड हमने इसको वापस रोक लिया, ओके, स्टॉप्ड, और स्टॉप करने के बाद में वापस रिलीज किया। तो गौर कीजिएगा, अगर स्टॉप करने के बाद में वापस रिलीज करेंगे तो हम इसकी वेलोसिटी अगेन वी हैव टू टेक इट एज 0 और इसको हम h1 बोल दें तो डेफिनेटली ये h माइनस h1 हो जाएगा, या फिर मैं इसको h2 लिख देता हूं, h माइनस h1 इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हमें यहाँ का टाइम निकालना है कि व्हाट इज द टाइम, ओके, दैट इज अवर क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले नेक्स्ट टाइम ऑफ जर्नी निकाल लेते हैं। जब इसको आपने यहाँ पर रोका है तो कितना टाइम और इसको एक्स्ट्रा लगेगा। क्लियर? एक बार और समझते हैं। 5 सेकेंड में बॉडी बिना किसी इंटरप्शन के ग्राउंड पर पहुंच जाती थी, पर हमने 3 सेकेंड पर बॉडी को रोका, तो रोकने के बाद में इनिशियल वेलोसिटी अगेन बिकम 0 और वापस एक तरह से नेक्स्ट जर्नी हो जाती है। उसमें हम लोग इसका टाइम इंटरवल t मान लेते हैं। तो कितना टाइम और इसको लगेगा पहले वो कैलकुलेट करते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो वहां पर देखिए h इज इक्वल टू अगर हम लिखते हैं तो ut इनिशियल वेलोसिटी 0, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, ut 0 हाफ a की जगह पे क्या आ जाएगा g और t स्क्वायर, ऐसा हमने लिखा, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, a की जगह पे g लिखा, और चाहे तो इसको कैलकुलेट भी कर ले और अगर ऐसा भी रखेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। g/2 5 हो जाएगा 10/2 और दिस इज 25, सो एक्चुअल हाइट कितना था 125 मीटर। अगर हम यहाँ पे h1 को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ g t स्क्वायर, कितना हो जाएगा हाफ g t स्क्वायर। वैसे ही अगर हम h2 को कैलकुलेट करना चाहें तो h2 को हमें लिखना चाहिए हाफ g, और देखिए इस टाइम को हमने t मान लिया है तो हाफ g t स्क्वायर। क्या हम ये समझते हैं कि h1 प्लस h2 शुड बी इक्वल्स टू h, क्योंकि h1 और h2 किसके इक्वल होगा, h के इक्वल होगा डेफिनेटली। तो यहां पर देखिए इसको आप लिखेंगे तो g/2 3 स्क्वायर, और यहां पे देखिए तो ये हो जाएगा g/2 t स्क्वायर, और h को अगर हम लिखते हैं तो हमें इसकी इनफैक्ट आवश्यकता भी नहीं है, हम डायरेक्टली यहां से भी लिख सकते हैं। इसको आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा g/2 5 स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, g/2 कॉमन हो जाएगा तो 3 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, और डेफिनेटली आप देखेंगे 25 माइनस 9 16, टी स्क्वायर दैट विल बी 16, और टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 सेकेंड। ओके, तो नेक्स्ट जब हमने इस बॉडी को यहाँ पे रोका उसके बाद में कितना टाइम और लगेगा इसको 4 सेकेंड। और हम अगर इस पूरे की जर्नी का टोटल टाइम देखें रोकने के बाद तो यहाँ पे 3 सेकेंड, यहाँ पे 4 सेकेंड, तो अगर टोटल टाइम देखेंगे तो कितना आ रहा है 7 सेकेंड, राइट। ये हमारा केस हो गया। तो फाइंड टोटल टाइम टू रीच द ग्राउंड, 3 + 4 कितना हो गया 7 सेकेंड। तो टोटल टाइम अगर हम लोग लिखते हैं तो 3 + 4 दैट इज 7 सेकेंड। इन दिस केस ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड, एक बॉडी को हमने ग्राउंड से अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, ठीक है, passes through the same point 8 टाइम t1 and टाइम t2। इसका मतलब ये पार्टिकल जो है ये अप डायरेक्शन में मूव करते हुए वापस नीचे की ओर रिटर्न होता है, और कोई इंटरमीडिएट कोई सा भी पोजीशन है जिसको हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं, लेट अस से दिस इज a, और ये इस पॉइंट से t1 और t2 दो टाइम पर गुजरता है। दैट मीन्स वन टाइम इज ड्यूरिंग द अपवर्ड जर्नी, तो ये टाइम हो गया t1, यहाँ पे t = 0 इनिशियली हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे टाइम आ जाता है t = t1। और देखिए सेकेंड टाइम कब आएगा, ये जब ये रिटर्न होके यहाँ पे आता है, तो ये टाइम हमें दे रखा है t2। ओके, ये हमें दे रखा है। अब हमें यहाँ पे बताना है व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड इनिशियल वेलोसिटी एंड हाइट ऑफ पॉइंट, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पॉइंट, ये भी हमें कैलकुलेट। तो गौर कीजिए ये t1 है, अगर आप t2 के बारे में समझते हैं तो t2 यहां से लेकर यहां तक का पूरा टाइम होगा, क्योंकि यहां से t = 0 से मेजर कर रहे हैं, तो यहां से लेकर यहां तक वापस आने तक का टाइम क्या होगा t2। इसका मतलब अगर हम यहां से लेकर यहां तक का टाइम देखते हैं तो ये टाइम आ जाता है t2 - t1, isn't it?
T2 माइनस T1 प्लस T1 कितना हो जाएगा T2। और अगर हम A पोजीशन से, लेट अस से दिस इज B पोजीशन एट द हाईएस्ट, और अगर यहां तक का टाइम देखते हैं, ये देखिए टोटल टाइम हो गया T2 माइनस T1, तो A से B तक का जो टाइम होगा वो इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज व्हाट T2 माइनस T1 बाई 2। ओके, और हम ये बात भी जानते हैं, मान लीजिए पोजीशन है O एट द ग्राउंड, तो O टू A अगर हमें T1 टाइम लगता है तो A टू O भी हमें T1 टाइम ही लगेगा। अभी तक हमने सिर्फ जो हमारे कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हमने यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन हम ला सकते थे वो सब हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। क्या क्या नोट डाउन किया? O टू A अगर टाइम T1 होगा तो A टू O भी टाइम क्या होगा? T1। O टू B का टाइम दे रखा हमें T2, तो हमने A टू B का टाइम निकाल लिया T2 माइनस T1, और सॉरी A टू अगेन A तक का टाइम कितना आ गया? T2 माइनस T1, तो A टू B का टाइम उसका हाफ हो गया और वो हमने क्या लिख दिया? T2 माइनस T1 बाई 2। ओके, अब हमसे बोला गया व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, तो व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा O टू B प्लस B2। ओके, द टाइम from O to B upward journey and time during the downward journey, that is B2O। क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते? Twice time of O to B, अपवर्ड जर्नी का जो टोटल टाइम होगा उसका हम दुगना कर देते हैं, क्योंकि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है? इक्वल होता है। अब आगे बढ़ते हैं और हम टाइम ऑफ एसेंट निकालते हैं, तो O टू A का टाइम कितना है? T1, और A टू B का टाइम कितना आया? T2 माइनस T1 बाई 2, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है 2T1, और यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा T2 माइनस T1, क्योंकि यहाँ पे बाई 2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो दैट इज T1 प्लस T2। सो दिस इज अवर फर्स्ट आंसर। ओके, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। अगर हम आपसे यहाँ पे कहें कि व्हाट इज द टाइम फ्रॉम O टू B, तो हम कहेंगे T बाई 2, और उसकी वैल्यू कितना आने वाली है? T1 प्लस T2 बाई 2। खैर, ये तो हमारा पहला आंसर आ गया। अब हम इनिशियल वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी अगर हमें निकालना है तो ध्यान दीजिए, इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखते हैं इस तरीके से कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू होता है U बाई G, और U को अगर हम लोग लिखें यहाँ पे तो G इंटू टाइम ऑफ एसेंट, और टाइम ऑफ एसेंट क्या हो गया? O टू B का टाइम, और वो कितना है? T1 प्लस T2 बाई 2। तो ये हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी आ गया। अब हमसे बोला गया व्हाट इज द हाइट ऑफ दैट पॉइंट, तो हमें O टू A हाइट कैलकुलेट करना है। एक तरह से हम O टू A डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो O टू A अगर हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं O टू A, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? U, देखिए O टू A तो कितना टाइम आया? T1, तो U T1, अपवर्ड डायरेक्शन को हमने यहाँ पे पॉजिटिव कंसिडर किया है, तभी हमने यहाँ पे U को पॉजिटिव लिया है, प्लस हाफ A की जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस G, और यहाँ पे T की जगह पे क्या रखेंगे? T1 स्क्वायर। तो ये हमारे पास में आ जाएगा O टू A, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो U T1 प्लस हाफ माइनस G T1 स्क्वायर। और देखिए U की वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी थी, तो U की वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं, तो G T1 प्लस T2 बाई 2, ये देखिए U का वैल्यू इंटू T1, और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा माइनस G बाई 2 T1 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो G बाई 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, G बाई 2 और G बाई 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए T1 का T1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो T1 स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे माइनस T1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ बचेगा T1 इंटू T2। ये देखिए हमारे पास में आंसर आ गया। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ दैट पॉइंट? हाइट ऑफ द पॉइंट A फ्रॉम द ग्राउंड इज G बाई 2 T1 इंटू T2। If a particle is projected downward from top of a tower of height 100 मीटर, हाइट कितना है टावर का? 100 मीटर, और वहां से एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया डाउनवर्ड विथ 10 मीटर पर सेकेंड। साइमल्टेनियसली ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर विथ 30 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल को हमने
टॉप ऑफ द टावर से डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया और एक पार्टिकल को हमने फुट ऑफ द टावर से अपवर्ड प्रोजेक्ट किया। देन फाइंड द टाइम आफ्टर विच बोथ द पार्टिकल विल कोलाइड। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये हमारे पास में एक टावर हो गया और यहां से एक पार्टिकल को हम डाउनवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं और दूसरे पार्टिकल को हम अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए पार्टिकल हो गया ए और ये सेकंड जो पार्टिकल है इसको हमने बी नाम दे दिया। इसका जो वेलोसिटी हमें दे रखा है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर विथ 10 मीटर पर सेकेंड। और दूसरे का जो कि ग्राउंड से हमने प्रोजेक्ट किया है अपवर्ड, उसका वेलोसिटी हमें दे रखा है, इसको u1 इसको u2 लिख देते हैं और इसको हमें क्वेश्चन में दे रखा है 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, देन फाइंड द टाइम आफ्टर विच बोथ द पार्टिकल विल कोलाइड। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ए वाला पार्टिकल जो है x डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है और बी वाला पार्टिकल h माइनस x डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा अगर हम इस टावर की हाइट को h मान लें। हमने अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा, अगर मैं इसको x मान लूंगा तो ये कितना हो जाएगा h माइनस x, क्योंकि हमने हाइट कितना माना है h और जो कि हमें दे रखा है कितना 100 मीटर। ओके, सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम व्हेन दे विल कोलाइड। तो ये देखिए पार्टिकल यहाँ से धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचेगा और ये पार्टिकल भी यहाँ से इस तरह यहाँ तक पहुँचेगा और दोनों इस पोजीशन पर क्या हो रहे होंगे, कोलाइड कर रहे होंगे। इस पोजीशन को हम C नाम दे देते हैं। अब क्या करना होगा, सबसे पहले हमें कोई कन्वेंशन ले लेना चाहिए, उस कन्वेंशन के बेसिस पर हम काम करते हैं। और मान लीजिए हम इस पूरे क्वेश्चन में अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं। ओके, तो हम फिलहाल दोनों पार्टिकल्स के लिए अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। सबसे पहले हम पार्टिकल ए के लिए बात करते हैं। तो देखिए पार्टिकल ए डाउनवर्ड जा रहा है। देखिए फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और मैं सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्टिकल के लिए बात करता हूं। तो देखिए उसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, डाउनवर्ड, और हमने कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, अपवर्ड, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या लिखना चाहिए, माइनस एक्स। ओके, उसकी वेलोसिटी देखेंगे तो वो भी डाउनवर्ड है, तो क्या हो जाएगी -10t। अब आगे बढ़ते हैं, हाफ एक्सेलरेशन भी कहाँ है, डाउनवर्ड, इसलिए क्या हो जाएगा -10। जी का वैल्यू हम लोग 10 लेके चल रहे हैं, पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा एक्सेलरेशन, अपवर्ड को पॉजिटिव माना है इसलिए -10 लिखा। ये देखिए, और अगर आप यहाँ पे देखें तो माइनस 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 सब जगह कॉमन आ जाएगा और हम इसको लिखते हैं तो ये हमारे पास में इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, हमने प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज किया है और माइनस तीनों जगह पे आया, वो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास में इक्वेशन बन गई। अब हम दूसरे पार्टिकल के जो कि हमने ग्राउंड से हमने प्रोजेक्ट किया था उसको स्टडी करते। तो देखिए वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, h माइनस एक्स। अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है इसलिए डिस्प्लेसमेंट को हम डायरेक्टली h माइनस एक्स लिखेंगे। ये क्या है, पॉजिटिव। u2 अपवर्ड है इसलिए आपको क्या लिखना चाहिए, 30 पॉजिटिव, t हाफ। और गौर कीजिएगा पार्टिकल चाहे ऊपर जाए पर डिस्प्लेसमेंट तो नीचे ही रहे, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लग रहा होगा, नीचे की ओर ही लग रहा होगा। इसलिए यहां पर जब आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखेंगे तो उसको -10 ही लिखना पड़ेगा। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहे बॉडी का मोशन डाउनवर्ड हो चाहे अपवर्ड हो, वो हमेशा नीचे ही रहेगा, इसलिए दोनों ही केस में -10 आया। क्योंकि हमारा कन्वेंशन साइन कन्वेंशन कहाँ है, अपवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड को हमने पॉजिटिव माना है। चलिए तो हमारे पास में इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं h माइनस एक्स इज इक्वल टू 30t और ये हो जाएगा -5t स्क्वायर। सो दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। अब हमें इन दोनों इक्वेशन से t का वैल्यू कैलकुलेट करना है। हमें x नहीं चाहिए, हमसे ये नहीं पूछा है कि एट व्हाट पोजीशन बोथ आर कोलाइडिंग, वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम।
और टाइम कैलकुलेट करने के लिए अगर हम x को एलिमिनेट कर दें तो बहुत अच्छा होगा, और x को एलिमिनेट करने के लिए जो हमारे पास में इजीएस्ट वे है वो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो x एलिमिनेट हो जाएगा, और देखिए दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे बचेगा h, और यहाँ पे देखिए 10t और 30t कितना हो जाएगा 40t। 5t² माइनस 5t² क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। और h का वैल्यू हमें दे रखा है दैट इज 100 मीटर, तो h की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं 100 मीटर, और t का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास में 100/40, और उसको सॉल्व करते हैं तो वो आ जाता है 2.5 सेकेंड। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10/4 दैट इज 2.5 सेकेंड। सो हमारा ये आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन को हम जब रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ लेंगे तो हम इसको डायरेक्टली भी करेंगे, पर अभी हमने रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पढ़ा है, इसलिए हम लोग इसको एब्सोल्यूट तरीके से ही कर रहे हैं। दोनों बॉडी के मोशन को अलग अलग लिखा और फिर दोनों की इक्वेशंस को हमने सिंप्लीफाई किया और वहां से आंसर निकाला। पर जब हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे तो हम एक बॉडी के मोशन को दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में देखते हुए इस क्वेश्चन को 2 लाइन में सॉल्व कर लेंगे। खैर वो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी में इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 2.5 सेकेंड। अगर हमसे यहाँ पे ये भी पूछा जाता कि बताइए टॉप ऑफ द टावर से उस पोजीशन पर जहाँ पर वो कोलाइड हुए उसका डिस्टेंस कितना है, तो आप x की वैल्यू यहाँ पे t की वैल्यू रख देते तो x आ जाता, या फिर हमसे हाइट पूछते तो हम h - x कैलकुलेट करते और आंसर आ जाता। If a particle is projected with speed u in upward direction from the top of tower, then it takes time t1 to reach ground. If particle is projected downward with the same speed, then the time taken is t2. Find the height of the tower. देखिए क्वेश्चन क्या है, हमारे पास में एक टावर है जिसकी हाइट है h। ओके, एक पार्टिकल को हम टॉप ऑफ द टावर से अपवर्ड डायरेक्शन में u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं, और इसको ग्राउंड पर पहुंचने में जो टाइम लगता है वो टाइम हमें दे रखा है t1, और दूसरे पार्टिकल को सेम हाइट से हम डायरेक्टली डाउनवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं u वेलोसिटी से। ओके, डाउनवर्ड विद द सेम स्पीड। वेलोसिटी तो डेफिनेटली ऑपोजिट है डायरेक्शन, इसलिए वेलोसिटी डिफरेंट कहेंगे, स्पीड सेम है, और उसको टाइम कितना लगने वाला है यहां तक पहुंचने में t2। और हमें यहां पे हाइट को बताना है, फाइंड द हाइट, और हम इसको और अच्छे से लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2। ठीक है, हम इसकी हाइट को t1 और t2 के टर्म्स में बताना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं, ये हमने कन्वेंशन ले लिया। ये हमारा पार्टिकल A है और ये हमारा पार्टिकल B है। तो पहले पार्टिकल A के लिए इक्वेशन लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो पार्टिकल A टॉप ऑफ द टावर से फाइनली ग्राउंड पर पहुंचा, इसका मतलब अगर आप उसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो h ही आएगा, क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा h। यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर वो तो ऊपर गया है तो उसका पाथ लेंथ बड़ा है, पर डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन से ही कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि जब हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं s = ut + ½ at², उसमें s डिस्टेंस को शो नहीं कर रहा है, वो किसको शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्प्लेसमेंट तो h ही रहेगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फाइनली बॉडी नीचे की ओर जा रही है, इसलिए h को हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अच्छा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी देखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है, इसलिए हमें -u लिखना पड़ेगा। उसका टाइम हमें दे रखा है t1। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे एक्सेलरेशन चाहे बॉडी ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, इन द एयर एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड रहेगा g, इसलिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू अवर साइन कन्वेंशन a की वैल्यू हम लोग लिखेंगे +g, और ये a/2 g/2 t1²। ये पहले पार्टिकल की इक्वेशन लिखी हमने। अगर हम दूसरे पार्टिकल की इक्वेशन लिखते हैं तो यहाँ पे भी सेम आएगा, डिस्प्लेसमेंट दोनों का ही सेम है, पर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो डाउनवर्ड है, इसलिए हम उसको प्लस लिखेंगे, और उसका टाइम भी क्या लिखेंगे, t2, और एक्सेलरेशन दोनों के लिए सेम है। इस तरीके से हमने दोनों की इक्वेशन लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमें आंसर देना है हाइट इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2।
इसका मतलब ये हो गया कि वी हैव टू एलिमिनेट द u। हमें दोनों इक्वेशन में से u को एलिमिनेट करना है। तो u को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग सोचिए, यहाँ पे आ रहा है ut1, यहाँ पे आ रहा है ut2। तो सोचिए अगर हम पहली इक्वेशन को t2 से मल्टीप्लाई कर दें, पहली इक्वेशन को, तो सोचिएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा ht2। ठीक है, पहली इक्वेशन को हमने t2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पर देखेंगे तो यहां पे आ जाएगा -ut1t2, और यहां पे देखिए तो यहां पे आने वाला g/2 t1 स्क्वायर t2। द सेम वे अगर हम सेकंड इक्वेशन को t1 से मल्टीप्लाई कर दें, t1 से, तो यहां पे आ जाएगा ht1, और यहां पे देखिए यहां पे क्या आने वाला है ut2 t1, तो आप इसको t1 t2 लिख सकते हैं। देखिए t1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो रहा है g/2, और t1 से मल्टीप्लाई किया तो t1 इंटू t2 स्क्वायर आ जाएगा। हमें u को एलिमिनेट करना है, तो ये जो दो इक्वेशन हमारे पास में बनी है इनको नाम दे देते हैं थर्ड एंड फोर्थ, और दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो हमारे पास में जो u है वो एलिमिनेट होता हुआ हमें दिखाई देगा। इन दोनों को ऐड कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा t1 प्लस t2, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, -t1 t2 प्लस ut1 t2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए g/2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए t1 t2 दोनों तरफ कॉमन आ जाएगा, t1 t2, और ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे t1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे t2, और देखिए t1 प्लस t2 से t1 प्लस t2 को हम बाद में क्या कर देंगे कैंसिल। सो व्हाट इज द हाइट, हाइट की वैल्यू अगर आप लिखना चाहें तो आ जा रही है g/2 t1 इंटू t2। ये हमारे पास में आंसर आ जाता है। देखिए हम लोगों ने यहाँ से u को एलिमिनेट कर दिया और आंसर आ गया h = g/2 t1 t2। ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार ऐसे क्वेश्चन हमसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, और अगर हमें ये रिजल्ट याद होता है तो हम हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन में इस पूरी कैलकुलेशन से बच सकते हैं। और इसको याद करना भी बहुत ईजी है, s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर, अगर वहां पे u 0 होता है तो फॉर्मूला बन जाता था g/2 t स्क्वायर, तो वहां पे t स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे t1 t2 लिखा हुआ है, तो आप इस तरीके से इसको याद भी कर सकते हैं। इफ इन द प्रीवियस क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन में जो हमने अभी पढ़ा है, ए पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द ग्राउंड। देखिए एक पार्टिकल हमने, आपको ध्यान होगा, अपवर्ड थ्रो किया था, एक बार डाउनवर्ड थ्रो किया था, पर अब जो थर्ड पार्टिकल है जिसको हम सी नाम दे देते हैं, उसको यहां से रिलीज किया है, और हमसे पूछा है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय दिस पार्टिकल टू रीच टू द ग्राउंड, ये हमसे पूछा है। ओके, इफ द पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, रिलीज किया है इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी हम 0 लेंगे, और अभी जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया था, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लेंगे। और अगर आप h को यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ut 0 आ जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे हाफ a की जगह पे प्लस g लिखेंगे, हाफ g t स्क्वायर, ऐसा हमने लिखा। आपको ध्यान होगा कि h का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था g/2 t1 t2, और उसी को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, तो g/2 से g/2 कैंसिल हो जाएगा, और t का वैल्यू कितना आ गया √t1 t2। इस तरीके से हमने टाइम किसके टर्म में निकाल लिया, t1 और t2 के टर्म में निकाल लिया। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, रीचेस टू मैक्सिमम हाइट 180 मीटर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ये तो देखिए रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। हमसे बोला गया है कि एक पार्टिकल को हम यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड, और ये जो हाईएस्ट पोजीशन है ये 180 मीटर तक पहुंचती है। ओके, ये हाईएस्ट पोजीशन हो गया इसका। सिर्फ हमें फिलहाल क्वेश्चन में सिर्फ अपवर्ड जर्नी के बारे में क्वेश्चन है, तो हम सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड तक ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फ्रॉम पोजीशन O टू A, और हमसे वेलोसिटी पूछा है, और हम इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से जानते हैं कि h = u²/2g होता है। ओके, और हमसे यहाँ पे वेलोसिटी पूछा है, उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं √2gh। देखिए वैल्यू कितना आ गया √2g, यहाँ पे कितना है 10, और h का वैल्यू कितना आ जाता है 180। इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 18 × 3600, सो दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए डायरेक्टली हमने
फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लिया। ये फॉर्मूला आपको लिखा रखा है, वर्टिकल अपवर्ड मोशन में आप मैक्सिमम हाइट को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज u स्क्वायर बाई 2g। और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि ये फॉर्मूला हमने कहाँ से निकाला था, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, जो हमारे पास में इक्वेशन है वहां से हमने इस फॉर्मूले को डिराइव किया था। इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड द टाइम एट विच द बॉडी अटेन्स 100 मीटर। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपने जो इनिशियल वेलोसिटी निकाला वो कितना है, 60। ओके, और अब हमसे क्या पूछा गया है कि देखिए हम प्रीवियस क्वेश्चन की ही बात कर रहे हैं, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी कितना लेंगे, 60। वहां से हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया और हमसे पूछा गया है कि फाइंड द टाइम व्हेन इट अटेन्स द हाइट ऑफ 100 मीटर। ठीक है, तो ये पोजीशन O और इस पोजीशन को हमने C नाम दे दिया। हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करते हुए यहाँ पे लिख सकते हैं S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। S की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 100 मीटर, U कितना है हमारे पास में 60, T हाफ। और यहाँ पे ध्यान से देखिए अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव माना है और हम जानते हैं एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड, इसलिए उसको क्या लेना चाहिए, माइनस, तो -10t स्क्वायर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया 100, ये हो गया 60t और ये हो जाएगा -5t स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे आने वाला है 20, दैट इज 12t और यहाँ पे हो जाएगा -t स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 20 इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो t माइनस 10 t माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आने वाला है। देख हमें यहाँ पे बहुत इजीली दिखाई दे रहा है कि इसको हम अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ये आने जा रहा है t माइनस 2 इंटू टी माइनस 10। ओके, और यहां से हमारे पास में टाइम की वैल्यू आ रही है 2 सेकेंड और t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। तो क्या दोनों ही आंसर सही हैं? क्या दो टाइम पॉसिबल है सेम पोजीशन पर पहुंचने के? तो हम कहेंगे कि यस, यहाँ पे दो टाइम जो है वो इसलिए पॉसिबल हैं कि पहला जो टाइम है दैट इज ड्यूरिंग द अपवर्ड जर्नी, और दूसरा जो टाइम है वो कब के लिए है, वो कब आया होगा पोजीशन सी पर, जब बॉडी वापस रिटर्न होके आ रही होगी। तो जब वो जा रही थी बॉडी तो उसको टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड, और जब वो जाकर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच के जब रिटर्न हो रही होगी तो उसको टाइम लगा t इक्वल्स टू 10 सेकेंड फ्रॉम द बिगिनिंग। ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी। देखिए ये सब हमारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गए। एक तरह से बॉडी को हमने वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है एट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। ओके, तो देखिए हम टोटल हाइट को मान लेते हैं h, और ये हाइट हमारे पास में h/2 हो जाएगी और ये हाइट भी हमारे पास में h/2 हो जाएगी। O पोजीशन, A पोजीशन, और इसको हम P मान लेते हैं। वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, हमसे बोला गया हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20। इसका मतलब यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है वो 20 हमें बोला गया है। देन द फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी। यहां पर अगर आप ध्यान दें तो हमें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन नहीं दे रखा है, हमें कौन सी वेलोसिटी दे रखी है, पॉइंट ए की वेलोसिटी दे रखी है, दैट इज 20, और दैट इज द मिड पॉइंट। एक्चुअली ए यहां पर क्या मिड पॉइंट हो गया और बी क्या है, यहां पे हाईएस्ट पॉइंट हो गया, और हमें इसका मैक्सिमम हाइट चाहिए। तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन को ए टू बी सॉल्व कर ले। ए टू बी अगर हम सॉल्व करते हैं तो ए टू बी, और हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर ले, तो हमें एक इंफॉर्मेशन और पता है कि बी पॉइंट पर इसका वेलोसिटी 0 होगा। तो हमें बी पॉइंट पर वेलोसिटी पता है, ए पॉइंट पर वेलोसिटी पता है, और दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या दिखाई दे रहा है हमें, h/2। तो क्यों ना हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर कितना लिखेंगे, 0। va स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 402।
अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा -g, और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा -10, ठीक है। और s, a से b हम जा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा जाएगा, h/2, ऐसा हमने लिखा। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 10h = 400, और h की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाती है 40 मीटर। और बेसिकली हमें क्वेश्चन में हाइट ही पूछा है, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड, दैट इज h। h का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास में, 40 मीटर आ गया। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, स्ट्राइक्स ऑन ग्राउंड elastically and rebounds up to the same height. इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, एनर्जी कंजर्व रहती है, और जितना वेलोसिटी से बॉडी ग्राउंड को टच होगा उतनी ही मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से वो वापस रिटर्न हो जाता है, इसीलिए वो वापस सेम हाइट तक पहुंचता है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये होता है। इलास्टिक कोलिजन को हम अगले चैप्टर्स में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ हम उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे देख रहे हैं। तो हमसे क्या बोला गया है, एक पार्टिकल को हमने h हाइट से ड्रॉप किया इस तरीके से, और वापस ये पार्टिकल उसी हाइट तक जाता है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, और इट रीबाउंड्स अप टू द सेम हाइट। कंसीडर द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव। देखिए हमसे बोला हुआ है कि वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है, एंड द टॉप मोस्ट पॉइंट इज ओरिजिन, और इसको आपको ओरिजिन कंसीडर करना है, ठीक है। ये ओरिजिन कंसीडर हो गया। तो इसको आप अगर लिखें, तो अगर इसको 0 लिखेंगे तो इसका जो कोऑर्डिनेट है, वर्टिकल कोऑर्डिनेट मींस वाई डायरेक्शन का जो कोऑर्डिनेट है वो +h होगा। यहाँ का अगर आप कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो इस कोऑर्डिनेट को आपको +h लिखना होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, समझिए। यहाँ पर ये -h नहीं होगा, ये क्या होगा, +h। नॉर्मली हम ग्राउंड पर ओरिजिन मानते हैं, पर अभी हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, टॉप मोस्ट पॉइंट को ओरिजिन मानिए और डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानिए। तो यहाँ पे ओरिजिन डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, इसलिए यहाँ का कोऑर्डिनेट हमने क्या लिखा, +h लिखा, राइट। और वापस जब बॉडी रीबाउंड करेगी तो वो h से कहाँ तक जाएगी, 0 तक जाएगी। एंड हमें यहाँ पे कुछ ग्राफ्स यहाँ पे बनाना है, उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे भी हम लोग t = क्या लेंगे, 0, यहीं से हमें सारी बात करनी है। और हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि बॉडी का जो मूवमेंट है, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमें डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, उसी को हम लोग यहाँ पे यूज भी कर लेते हैं, ठीक है। ये डायग्राम हमारे पास में दे भी रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं, ओके। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, g, पर डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, इसलिए एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, और क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चाहे बॉडी डाउनवर्ड जा रही हो, चाहे बॉडी अपवर्ड जा रही हो, ड्यूरिंग द होल जर्नी एक्सेलरेशन विल बी द कांस्टेंट, दैट इज g। और डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, इसलिए हम एक्सेलरेशन को यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, एंड दैट इज +g। ये हमारा पहला केस हो गया, राइट, ओके। यहाँ पर आप इस एरो को इस तरीके से बना लीजिए, क्योंकि बॉडी रिटर्न डाउनवर्ड आई और फिर कहाँ गई, अपवर्ड गई, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या मानना है, पॉजिटिव, और अपवर्ड डायरेक्शन को हमें नेगेटिव मानना है। अब दूसरा ग्राफ हमें बनाना है वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हमें यहाँ पे बनाना है, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास में वेलोसिटी का टाइम के साथ में जो रिलेशन है वो है v = u + at। और इसको समझिए, इसको थोड़ा हम लोग नीचे लिख लेते हैं ताकि हमारा ग्राफ अच्छे से बन जाए। v = u + at, हम t = 0 पर वेलोसिटी को 0 देख रहे हैं, ओके। और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है, इसलिए जब आप यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो a की वैल्यू क्या लेंगे, g, और v = क्या हो जाएगा, gt। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, ओके। तो v = gt हमारे पास में इक्वेशन बनने वाली। अगर आप यहाँ से समझते हैं तो ये y एक्सिस को शो कर रहा है और ये x एक्सिस को शो कर रहा है, और यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो जब हमने बॉडी को
इनिशियली प्रोजेक्ट किया टॉप मोस्ट पॉइंट से, उस समय उसका वेलोसिटी क्या था, 0, और धीरे धीरे उसका वेलोसिटी बढ़ने लगा और कहां तक बढ़ा, GT तक। कब, जब बॉडी नीचे की ओर आ रहा है, तो यहां पे वेलोसिटी क्या था, 0, यहां पे वेलोसिटी क्या हो गया, GT। अगर वो t टाइम पर यहां पे पहुंचता है तो फिर क्या हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी GT हुआ, फिर वो ग्राउंड को कोलाइड किया और उतना ही स्पीड से वापस रिटर्न हुआ। तो उसका जब वेलोसिटी आप देखेंगे, जब वो ऊपर की ओर जा रहा होगा तो उसको आपको -GT लिखना होगा, क्योंकि हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या माना हुआ है, पॉजिटिव। तो कॉलिजन का जो टाइम है वो एक इंस्टेंट है, कॉलिजन का टाइम इंटरवल कितना है, एक इंस्टेंट है। तो यहां पर देखिए, यहां पे वेलोसिटी ड्यूरिंग द कॉलिजन कितना हो गया था, GT, और जस्ट आफ्टर कॉलिजन ये वेलोसिटी कितना हो जाएगा, -GT हो जाएगा। देखिए, तो ये देखिए -GT, और आप क्या समझ रहे हैं, जब ये वापस हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी वापस क्या हो जाएगी, 0। इसलिए ग्राफ जो है इस तरीके से हो जाएगा, और देखिए वापस वेलोसिटी क्या हो गई, यहाँ पर 0 हो गई। तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। फिर क्या होगा आगे, वापस यही वाला ग्राफ वापस रिपीट हो जाएगा। तो अगर आप इसी ग्राफ को आगे कंटिन्यू करना चाहें तो उस ग्राफ को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, ये हमारा ग्राफ आगे तक जा रहा है T तक, और अगर आप इसी को कंटिन्यू करना चाहें तो ये इस तरीके से वापस कंटिन्यू होता जाएगा। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए, इन सभी स्ट्रेट लाइंस का स्लोप सेम है, और स्लोप की वैल्यू क्या है, G। ये याद रखिए कि ये इक्वेशन बदल नहीं रही है, इक्वेशन हमेशा सेम रहेगी। देखिए सभी का स्लोप सेम आना चाहिए, क्योंकि हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या माना है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे स्लोप कौन है, एक्सेलरेशन, तो स्लोप हमेशा क्या रहेगा, +G, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस माना है। तो किस जगह पर ग्राफ में ब्रेक आ रहा है, कहां पे ग्राफ डिसकंटिन्यू हो रहा है, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, क्योंकि एट द टाइम ऑफ कॉलिजन एक इंस्टेंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, बदल रही है। तो दिस इज द टाइम ऑफ कॉलिजन, राइट। तो अगर आप यहाँ पे टोटल टाइम यहाँ पे t = 0 देखें, और यहाँ के टाइम को t/2 लिखें, और वापस यहाँ के टाइम को T लिखें, एक तरह से होल जर्नी यहाँ पे हो गया। तो टाइम 0 ये हो गया t/2। देखिए यहाँ पे कॉलिजन हुआ और वापस ये t हुआ। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये टाइम हो जाता 3/2, और ये टाइम कितना हो जाता है, 2t। तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हुआ। अब इसी ग्राफ से हमें स्पीड टाइम ग्राफ भी बनाना है, स्पीड टाइम ग्राफ। तो मुझे लगता है स्पीड टाइम ग्राफ हम लोगों को आता है बनाना, हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया है। स्पीड टाइम ग्राफ मैं सिर्फ 0 से t तक बना रहा हूं, 0 से t तक, ठीक है, फिर उसके बाद में वो रिपीट होता रहेगा। तो हम स्पीड टाइम ग्राफ में क्या करते हैं, हम सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का ग्राफ बनाते हैं। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है पर स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो जहां पर भी वेलोसिटी नेगेटिव होगी उसका मिरर इमेज बना लेंगे। तो देखिए यहां पर तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसलिए स्पीड इसी तरीके से रहेगा। पर यहां पे गौर से देखिए, यहां पर वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, तो यहां से मिरर इमेज कुछ ऐसी बन जाएगी, और ये देखिए आपका स्पीड टाइम ग्राफ वही बन गया। और ये वैल्यू कितना हो गया, GT, T इज द टाइम ऑफ ईयर। और अगर आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये ग्राफ इसी तरीके से आगे जाता जाएगा। तो ये हमने किसका ग्राफ बनाया, स्पीड टाइम ग्राफ बना लिया। पहले किसका ग्राफ था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम आगे बात करना चाहते हैं, और अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी यहां पर प्लॉट करना चाहते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, टाइम, और ये हमने लिख दिया यहां पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, हम इक्वेशन देखे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, तो s = ut + ½ at²। इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे ½ g_t²। गौर से देखिए, हमारे बॉडी का मोशन क्या था, पहले नीचे की ओर आ रही थी और फिर बॉडी ऊपर की ओर जा रही थी, और ये t = 0 पर। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट शुरू होगा। तो t = 0 पर डिस्प्लेसमेंट क्या था, 0, इसलिए ग्राफ यहां से शुरू होगा। और यहां आते आते पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया था, h। अगर हम इसको H मान लें, तो देखिए जब पार्टिकल यहां पहुंचा था दैट टाइम वाज t/2, तो उस टाइम को हम लोग t/2 कह देते हैं। जब वो यहां पे पहुंचा था तो उस समय पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या था, h। तो आपको इस इक्वेशन का या इस ग्राफ का एक पॉइंट यहां मिल रहा है, एक पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, t = 0 पर।
और ये वाला पॉइंट कौन सा मिला हमें, t/2 पर हमने देखा कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैपिटल H हो चुका था क्योंकि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस मान रहे हैं। खैर वापस अगर आप देखें तो t टाइम पर पार्टिकल वापस उसी पोजीशन पर पहुंच गया और t टाइम पर पार्टिकल ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच गया था, इनिशियल पोजीशन पर, इसलिए वापस डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो t टाइम पर देखिए यहाँ पे मान लीजिए t टाइम होगा तो वापस पार्टिकल की पोजीशन डिस्प्लेसमेंट 0 वाली हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे हमारी पोजीशंस 3 पोजीशन को ड्रॉ कर लिया। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में सब कुछ वापस रिपीट होगा, वापस पार्टिकल आएगा फिर जाएगा। तो बाद में क्या होने वाला है, जो 0 से t कैपिटल T तक हुआ वही बाद में रिपीट करना है। तो हम सिर्फ अभी यहां से लेकर यहां तक का ग्राफ डिस्कस करते हैं। अब आपको यहां पर एक और चीज दिखाई दे रही होगी कि ये जो ग्राफ हम बनाने वाले हैं ये पैराबोलिक ग्राफ होने वाला है। कैसा ग्राफ होने वाला है, पैराबोलिक कर्व होना चाहिए, क्योंकि S डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, t²। तो हमें क्या करना चाहिए, इन पॉइंट्स को हमें पैराबोलिकली क्या कर देना चाहिए, ज्वाइन करा देना चाहिए। तो इस तरीके से ग्राफ जाएगा और फिर ये इस तरीके से ग्राफ यहाँ पर कनेक्ट, ये पैराबोलिक कर्व हो गया इस तरीके से, राइट। तो ये हमारा किसका ग्राफ बन गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बन गया।